ये कहानी है शांति निवास की, जहाँ शांति अपनी बहू नंदिनी, दो बेटे राहुल और विवेक के साथ रहा करती थी। शांति के घर में भी काफी शांति थी, लेकिन कौन जानता था कि उसके घर की शांति बहुत ही जल्द भंग होने वाली है। ऐसे एक दिन नंदिनी किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ पर शांति आती है और अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तेरे हाथ के खाने की खुशबू ना कमरे तक फैल रही है। पहले तो कम आती थी, लेकिन आज तो बहुत ही ज्यादा आ रही है। इसका मतलब तूने खाने में कुछ तो लजीज बनाया है। वैसे बता ना, क्या बनाया तूने आज के खाने में? माँ जी, आज विवेक का बर्थडे है और आप तो जानती हैं कि विवेक को ग्रेवी चाप और ग्रेवी पनीर कितनी ज्यादा पसंद है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज उनकी पसंद का खाना बनाया जाए। लो कर लो बात, आज मेरे बेटे का बर्थडे है। अरे मैं तो भूल ही गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया। अरे तुमने बता दिया, अच्छा हुआ, वरना तो मेरे दिमाग से ही सारा निकल गया था। उसको ये बात ना पता चल जाती ना, वो मुझे ना पक्का कच्चे चबा जाता। सास की बात सुनकर अब नंदिनी भी हंसने लगती है। कुछ देर बाद अब सभी लोग खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी शांति की नजर विवेक पर जाती है। विवेक खाना खाने के साथ साथ अपने फोन पर भी किसी से चैट कर रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर शांति कहती है, अरे क्या बात है बेटा, फोन में बड़ा मुस्कुरा रहा है आखिर, हैं? ऐसी क्या बात है जो इतनी बड़ी स्माइल आ रही तेरे चेहरे पे? अरे बता ना, क्यों खुश हो रहा है इतना? कुछ नहीं माँ, मेरे दोस्त ने एक जोक वाली फोटो भेजी थी, वही देखकर हंसी आ गई, और कुछ भी नहीं, इसीलिए हंस रहा था मैं। दोस्त का मैसेज आया था या फिर किसी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया था? अरे भाभी, गर्लफ्रेंड? अरे भाभी कैसी बात कर रही हो आप, क्यों बेइज्जत कर रही हो मुझे? अगर मेरी लाइफ में कोई होता ना तो मैं यहाँ नहीं होता। और आपको एक बात बताता हूँ, बरगद के पेड़ के पास से भी चला जाऊँ ना तो उस पे बैठी जो चुड़ैल होती है ना, मुझे देखकर कहती है, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, मैं सिंगल नहीं हूँ भाई। अच्छा ठीक है बाबा, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तू तो बड़ा भी हो गया है और समझदार भी, और तेरी उम्र शादी लायक तो हो ही गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि तेरे जन्मदिन पे तुझे एक अच्छा सा गिफ्ट दे दूँ। सोच रही हूँ तुझे तेरी बीवी लाके दे दूँ। क्यों राहुल, सही कह रही हूँ ना मैं? क्योंकि तेरे भाई की तो उम्र भी हो गई है, अच्छा खासा कमाता भी है। माँ, ये तो विवेक बताएगा वो अपनी पत्नी की जिम्मेदारी उठा पाएगा या नहीं। ऐसे कैसे नहीं? अरे आपने तो मेरी जिम्मेदारी संभाल रखी है ना। वैसे भी अब देवर जी की उम्र सच में हो चुकी है शादी लायक। अच्छी सी लड़के देख के उनके हाथ पीले कर दिए जाए। लेकिन शादी करने से पहले इससे पूछ तो लो कि शादी करना चाहता है या नहीं। भैया, शादी तो मैं करना चाहता नहीं हूँ, लेकिन शादी की जिम्मेदारी तो हर किसी को लेनी पड़ती है। और माँ का और भाभी का इतना ही मन है मेरी शादी करवाने का, तो मैं अपने कलेजे पे पत्थर रख लेता हूँ। करवा दो मेरी शादी, मैं शादी करने को तैयार हूँ। अगर आप लोगों को खुशी मिलती है तो आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ भैया, शादी के लिए मैं हाँ करता हूँ। लेकिन हाँ, एक शर्त है मेरी, मैं जब आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरी एक छोटी सी शर्त है वो मान लो। हाय रे, इसकी भी शर्त है क्या कोई? ठीक है, कोई नहीं, अपनी शर्त बता, तेरी शर्त है क्या? अब देखो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में सच में कोई है। वो तो मैं सोच रहा था आप लोग मना कर दोगे या मजे लोगे, इसीलिए बता नहीं रहा था। और अब जब बात खुल चुकी है, मेरी शादी की बात हो रही है, तो मैं शादी उसी से करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। और मैं प्यार एक लड़की से बहुत करता हूँ, तो शादी करूंगा तो बस उससे ही। विवेक की बात सुनकर अब शांति और उसके बाकी घर वाले उसकी शादी उसी लड़की से करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसको विवेक ने पसंद किया था। अगले ही दिन विवेक कविता नाम की लड़की को अपने घर लेकर आता है और कविता को पहली नजर में शांति पसंद कर लेती है। अरे वाह वाह, मेरे विवेक की पसंद को ना दाद देनी पड़ेगी। सच में लड़की तो बहुत ही अच्छी है। लड़की जो चुनी है ना, बढ़िया चुनी है इसने तो। भाई वाह, मुझे तो लड़की बड़ी पसंद है। शांति की बात सुनकर कविता भी मुस्कुराती है और इस तरह जल्द ही कविता की शादी विवेक से हो जाती है। क्योंकि कविता एक अमीर घर की लड़की थी, इसलिए उसे घर का काम करने की आदत नहीं थी। वही आदत उसे अपने ससुराल में भी आई थी। कविता सुबह 10 बजे सोकर उठती और 12 बजे नहा धोती और 1 बजे ब्रेकफास्ट किया करती। ये देखकर शांति को बड़ी हैरानी होती, पर शांति उसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक रात नंदिनी किचन में रात का खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर कविता आती है। दीदी सच में आपके खाने की तो बात ही अलग है।
अरे आप इतना स्वादिष्ट खाना बना कैसे लेती हो? मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैं तो बना ही नहीं पाती इतना अच्छा खाना। हाँ जानती हूँ कविता, क्योंकि तुम अमीर घराने की एक लौती लड़की जो ठहरी। अब तुम्हारे माँ बाबूजी ने तुमसे कभी घर का काम तो करवाया नहीं है, इसलिए तुम यहाँ भी काम नहीं कर पाती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा सकती हूँ। नंदिनी की बात सुनकर कविता अब झूठी मुस्कान देती है और कहती है, माफ करना दीदी, मैं आपके साथ ना घर का खाना बनाने में मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ना अपने पापा का बिजनेस भी देखना होता है, और इसलिए अब ना मैं बाहर का काम देखूंगी, आप घर का देखिए। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घर का काम भी देखूं और बाहर का भी देखूं। अरे कविता, तुम अपने पापा का बिजनेस घर से ही संभाल रही हो ना। अब औरत चाहे वर्किंग रहे या हाउसवाइफ, उसे अपना घर का काम देखना ही पड़ता है। आज तुम जॉइंट फैमिली में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपना घर नहीं संभालना। आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? साफ साफ कहिए ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कविता कि तुम अब अपनी जिम्मेदारी को समझ जाओ, क्योंकि इस घर को अब तक मैंने जोड़ के रखा था, लेकिन अब इस घर की जिम्मेदारियाँ सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी है। इस घर में मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, लेकिन तुम कभी भी मेरी हेल्प नहीं करती हो। हेल्प करना तो दूर, तुम तो देखने तक नहीं आती। नंदिनी की बात सुनकर कविता के पास कोई जवाब नहीं होता और वह वहाँ से चली जाती है। ये देखकर नंदिनी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा लेती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अब आए दिन कविता अपने घर में और रही देती रहती। ये देख शांति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन शांति कविता के पास जाती है और उसे समझाते हुए कहती है, अरे बहू, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। जी माँ जी कहिए। देख बहू, तू बाहर का काम संभाल रही है, वो बड़ी अच्छी बात है, और तू खुद पे डिपेंडेंट भी है, वो भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तुझे घर गृहस्थी भी तो संभालनी जरूरी है ना, क्योंकि तू इस घर की बहू है। तुझे सब कुछ समझना चाहिए। सारी की सारी जिम्मेदारियाँ जो तेरी है वो तुझे अपने तक रखनी चाहिए, अपनी जेठानी पे नहीं थोपनी चाहिए। ये सब तुझे समझना चाहिए। मैं तुझे यही समझाने के लिए आई हूँ कि तेरी जेठानी सारा का सारा काम ना अकेले करती है। अच्छा थोड़ी लगता है कि वो सारा काम करेगी, तू भी थोड़ी मदद करा देगी, बेचारी वो भी आराम कर सकेगी। माँ जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ना बहुत थक जाती हूँ। मुझसे ना घर का काम नहीं हो सकता, और मेरे मम्मी पापा ने आज तक मेरे से एक कप चाय तक नहीं बनवाई है, तो फिर मैं घर का काम कैसे कर सकती हूँ? आप ही बताइए। लेकिन कविता, तू भी तो इस घर की बहू है, और तुझे भी इस घर की जिम्मेदारियाँ संभालने का हक है। बहू होने के नाते तुझे ये सारी जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़ेगी। दीदी तो सब कुछ संभाल ही रही है ना, तो फिर मेरे कुछ करने की क्या जरूरत है? कविता को शांति काफी समझाती है, लेकिन कविता समझने को राजी नहीं थी। कविता की ऐसी जिद देखकर अब शांति भी वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ नंदिनी घर में नौकरों की तरह काम किया करती और कविता बार बार उससे काम करवाया करती। ऐसे एक दिन नंदिनी कपड़े धो रही थी, तभी कविता अपने हाथ में कपड़ों का बड़ा सा गट्ठर लेकर नंदिनी के पास आती है और उससे कहती है, दीदी क्या कर रही हैं आप? अच्छा कपड़े धो रही हैं? मेरे भी ना कुछ कपड़े हैं, आप इन्हें भी धो दीजिए, और धोने के बाद ना इन्हें सुखा दीजिएगा, और जब आप इतना कर ही रही हैं तो फिर प्रेस भी कर दीजिएगा और मेरे कमरे में रख दीजिएगा। वो क्या है ना, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। लेकिन कविता, तुम मीटिंग में जा रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने गंदे कपड़े मुझे देकर जाओगी। ये तुम्हारे खुद के शरीर के कपड़े हैं, इसलिए तुम खुद धो इसे। ओह कम ऑन दीदी, कैसी बात कर रही हैं आप तो मेरी दीदी जैसी हैं। मेरे कपड़े धो दीजिए ना, आकर मैं भी ना आपकी मदद करवा दूंगी घर के कामों में। प्लीज दीदी धो दीजिए। ठीक है, रख दो यहीं पर। थैंक यू सो मच दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। इतना बोलकर कविता अपने कपड़े छोड़कर चली जाती है, लेकिन ये सब कुछ दूर खड़ी शांति देख रही थी। जिसके बाद शांति नंदिनी के पास जाती है और उससे कहती है, अरे नंदिनी बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तेरे पास इतने ज्यादा कपड़े रखे थे धोने के लिए, ऊपर से कविता आई थी, तो उस टाइम तू उनको मना कर देती, तू उनके कपड़े क्यों धोएगी? तो और क्या करूँ माँ, वो खुद को हमेशा बिजी दिखाती है और मुझसे छोटी भी है, इसलिए वो मुझे कोई काम कहती है तो मैं उसे मना नहीं कर पाती। हाँ, उसे डांट जरूर देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों देवर की वजह से मैं चुप हो जाती हूँ। अरे बहू, तू भी तो इंसान है, तुझे भी सांस लेने का हक है, तू भी तो थक जाती होगी ना? कोई बात नहीं माँ, एक हाउसवाइफ की शायद यही जिंदगी होती है। इतना बोलकर नंदिनी अपने काम में बिजी हो जाती है और शांति भी ठान लेती है कि वो अपनी छोटी बहू को अब सबक सिखा कर रहेगी। एक शाम को जब नंदिनी, कविता, राहुल और विवेक होते हैं तो शांति अपनी बड़ी बहू नंदिनी से कहती है, नंदिनी बहू,
तुझे यहाँ पर आए हुए बहुत समय हो गया है और तू बहुत समय से अपने मायके भी नहीं गई है। तेरी माँ का मेरे पास फोन आया था और वो मुझे कह रही थी कि मेरी बेटी का ना फोन नहीं लग रहा है और मैं उसको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। देख बहू, मैं ये चाहती हूँ जैसे बच्चों को ना गर्मियों की छुट्टियाँ मिलती है ना और छुट्टियों में वो बस आराम ही करते, कोई काम नहीं करते, वैसे ही मैं तुझे छुट्टी देती हूँ कि अपने मायके चली जा। 1 हफ्ते वहाँ पर रहेगी, तुझे अच्छा लगेगा, तेरा मन भी लगा रहेगा वहाँ पर। नहीं माँ, मैं अपने मायके नहीं जा सकती। वहाँ पे मेरी भाभी है ना, वो ख्याल रख लेंगी सबका। तेरी भाभी भी तो माँ बनने वाली है। अब वो प्रेगनेंसी में काम करेगी घर का, अच्छा थोड़ी लगेगा। तू उनकी मदद करा देगी, उनको भी अच्छा लगेगा और तेरी माँ को भी, और तू भी वहाँ पर अच्छी रहेगी और खुश रहेगी। तुम अपना सामान पैक कर लो और मैं तुम्हें मायके छोड़ाऊंगा। मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ माँ जी कि आप दीदी को मायके क्यों भेज रही हैं। आप यही जानना चाहती है ना कि मैं घर को संभाल पाती हूँ या नहीं। आप भी देख लेना, मैं दीदी के जाने के बाद घर को कैसे संभालूंगी। इस तरह अब सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह राहुल नंदिनी को उसके मायके छोड़ आता है, तो वहीं शांति अपनी छोटी बहू कविता को आवाज लगाती है और उससे कहती है, अरे बहू, अरे ओ बहू, कहाँ पर है? अरे मुझे 1 कप चाय मिलेगी आज के जमाने में या नहीं? हाँ माँ जी, ला ही रही हूँ, 10 मिनट दीजिए, ब्रेड को टोस्ट कर रही हूँ। इस तरह कविता 10 मिनट के काम में आधा घंटा लगा देती है और वो अपनी सास के आगे चाय और ब्रेड टोस्ट रख देती है, जिस पर उसकी सास कहती है, सच में बहू, अगर ये घर मैंने तेरे भरोसे छोड़ दिया ना, तो मैं तो छोड़, बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। टाइम देख जरा, 12 बजने को आए हैं और 12 बजे तो मुझे नाश्ता करवा रही है और दोपहर का खाना कब देगी? परसों रात को हैं? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, 1 घंटे में आपको लंच भी मिल जाएगा। इतना कहकर कविता एक बार फिर से किचन में जाती है और दोपहर का खाना बनाने में बिजी हो जाती है। देखते ही देखते दोपहर के 2 बज जाते हैं। 2 बजे कविता और शांति एक साथ खाना खाते हैं। वो भी खाने में नमक ज्यादा हो जाता है, जिस कारण शांति खाना खा भी नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। इस तरह कविता को भी घर के काम करने में शाम हो जाती है। शाम के वक्त फिर से उसे रात के खाने की तैयारी करनी पड़ती है और इस तरह कविता काफी थक जाती है और कविता को रियलाइज होता है कि वो अपनी जेठानी के साथ कितना गलत कर रही थी। हे भगवान, मुझे तो अब पता चल रहा है कि मैंने जेठानी जी से कितना काम करवाया है। एक तो वो पहले से ही घर संभालती थी और ऊपर से मैं उन्हें और परेशान कर देती थी, और अब जब मेरी जेठानी जी गर्मियों की छुट्टियों में मायके चली गई हैं, तो मुझे अब पता चल रहा है, क्योंकि अब मुझे घर संभालना पड़ रहा है ना, कितना मुश्किल होता है घर संभालना। और मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि जेठानी जी सुबह 5 बजे क्यों उठ जाया करती थी। कविता उदास हो जाती है क्योंकि सब कुछ उसे अकेले ही करना पड़ रहा था और वो अकेले घर नहीं संभाल सकती थी। जिसके बाद वो अपनी सास के पास जाती है और अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ में आ चुका है कि जेठानी जी अकेले कितना काम करती थी और मुझे ये समझ में आ गया है कि घर संभालना कितना मुश्किल है। एक बहुत बड़ी चुनौती है घर संभालना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं जेठानी जी की मदद करूँगी। प्लीज आप दीदी को वापस बुला लीजिए। प्लीज माँ जी, आप दीदी को वापस बुला लीजिए। गर्मियों की छुट्टी खत्म कर दीजिए ना उनकी। छोटी बहू को इस तरह माफी मांगते देख अब शांति भी उसे माफ कर देती है और अगले दिन नंदिनी वापस आ जाती है और इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर को संभाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।